ठीक, इधर से चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? रजिस्टर खोलिएगा जी प्लीज। कल के डिस्कशन की बेस पे अब आज हम अपना लीज का स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटी सी जरा एग्जांपल पहले सुन ले, बाद में फिर नोट भी कीजिएगा। मिस्टर दानियल फ्रेंड बैठे प्लीज, इधर आ जाओ, इधर जगह दो। लीज का बेटा सारा कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स अज्यूम, पहले बात काइंडली गौर से सुनो। मिस्टर अली एक पर्सन है। अली चाहता है कि वो होंडा कार चलाया करे, और जो होंडा कार अली को पसंद है, सपोज उसकी कॉस्ट है 50 लाख। अली चाहता है कि वो होंडा कार चलाए, और जो होंडा कार उसे पसंद है उसकी सपोज कॉस्ट है 50 लाख। एक स्टेट में वे क्या होगा कि अली क्या करे, परचेज कर ले, किसी सप्लायर के पास शोरूम जाए और इस कार को परचेज कर ले। अगर ऐसे हो जाए तो अली फिर क्या करेगा, क्या एंट्री करेगा? होंडा कार डेबिट, कैश क्रेडिट। वो गाड़ी का लीगल ओनर भी होगा, उसके नाम भी होगी, और बाद में उसे अपनी मर्जी से यूज भी कर सकता। तो लीगल ओनर भी वही होगा और इसे इस्तेमाल करके बेनिफिट भी अली लेगा। लेकिन आजकल के दौर में अगर किसी के पास सारे पैसे ना हो तो बैंक्स फिर लीजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन कोई एसेट चाहता है लेकिन उसके पास सारे पैसे नहीं है, तो वो किसी बैंक को अप्रोच करेगा, किसी लीजिंग कंपनी या बैंक को अप्रोच करेगा। ये बेटा ये वाला बंद कीजिएगा। एक और मरहला, अगर कोई पर्सन सारे पैसे इमीडिएटली पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो आजकल के दौर में किसी बैंक या लीजिंग कंपनी को अगर अप्रोच किया जाए, तो फिर वो बैंक अगर अली के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो इनिशियली फिर एसेट बैंक परचेज करेगा अली के ब्याह पे। बैंक कहाँ से परचेज करेगा? फिर वो किसी शोरूम से परचेज करेगा। इनिशियली जब बैंक पेमेंट करेगा उस शोरूम को, तो बैंक का वो एसेट होगा, बैंक एंट्री करेगा, कार डेबिट कैश क्रेडिट, और वो उस वक्त जो कार है वो बैंक के नाम पे रजिस्टर होगी। लेकिन बैंक ने वो अपने लिए नहीं खरीदी है, वो इमीडिएटली फिर अली को हैंडओवर हो जाएगी अगर ये अली और बैंक के दरमियान कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन अगर ये गाड़ी 50 लाख की है और अली ने पैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को पे करने हैं, तो बैंक फिर सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा, बैंक 50 लाख में अपनी इंटरेस्ट इनकम भी ऐड करके फिर वो जो टोटल अमाउंट बनेगी उसकी इंस्टॉलमेंट्स करके अली से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसे लेगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम अली के पास पैसे नहीं है, उसने बैंक को अप्रोच किया, लेट्स अज्यूम एमसीबी बैंक को अप्रोच किया, इन दोनों ने आपस में निगोशिएट किया और इनके दरमियान अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब इनिशियली ये कार बैंक वाले परचेज करेंगे, बैंक विल परचेज, लेकिन किसके लिए? और डेफिनेटली अगर बैंक परचेज करेगा तो ये कार इनिशियली फिर नाम किसके होगी? लेकिन नाम बैंक में रहेगी, इमीडिएटली अली को हैंडओवर हो जाएगी, नाम अली के नहीं होगी, नाम बैंक के ही रहेगी, क्योंकि बैंक इंश्योर करना चाह रहा होगा कि मेरे पैसे मुझे टाइम पे मिलते रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम पीरियड इनका आपस में डिसाइड हुआ है कि 3 इयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो 3 इयर्स है
इसको फिर बोलते हैं लीज टर्म। लीज टर्म का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें अली ने अब इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को पैसे देने हैं। अब सपोज अगर कार 50 लाख की है तो बैंक इसमें अपना इंटरेस्ट ऐड करेगा। लेट्स अज्यूम 5 लाख उसने इंटरेस्ट ऐड किया, टोटल अमाउंट बन जाएगी अब 55 लाख, और 55 लाख रुपीस को वो फिर इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेगा। अब 3 साल है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, सेमी एनुअल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, जिस तरह से अली और बैंक के दरमियान एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई। एसेट इनिशियली लीज में लेता कौन है? बैंक लेता है। किसके लिए लेता है? अली के लिए लेता है। मैं नाम बताता हूँ अभी। अली के लिए लेगा, हैंड ओवर इमीडिएटली अली को हो जाएगा। एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म इस्तेमाल कौन करेगा? अली यूज करके बेनिफिट्स ले रहा होगा और इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स कर रहा होगा। तो लीज के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो पर्सन जो एसेट खरीद के लीज पे देता है, इन दिस केस बैंक, एमसीबी बैंक, उसको फिर बोलते हैं लेसर, लेसर या लेसर। और जिसने एसेट यूज करना है और इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने हैं, उसको फिर लेसी करते हैं। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? तो ये जो 55 लाख है ये फिर टोटल लीज पेमेंट्स बन जाएंगी, और फिर ये टोटल लीज पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स में लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेसी लेसर को पे करता है। यहाँ तक मेरा ख्याल इनिशियली आप भी नोट कर लें, जरा वर्ड्स वगैरह लिख लें। क्या हो गया सर? जी नोट कर लेंगे तो बताइएगा। जी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सर? कौन एसेट इनिशियली परचेज करता है? नाम, लीगली नाम भी किसके होता है? लीज टर्म भी लेसर ही के नाम एसेट रहता है। लीज टर्म में भी, मतलब जो 3, 4, 5 साल जो भी एग्रीमेंट है, उस टाइम पीरियड में भी लेसर लीगली नाम अपने ही इसलिए रखता है ताकि अगर लेसी कभी भी इंस्टॉलमेंट्स में डिफॉल्ट करे तो लेसर कह सके कि मेरा एसेट मुझे वापस कर दो। अगर लीगल ओनरशिप मींस नाम ट्रांसफर होना भी है तो वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसर से लेसी को ट्रांसफर होता है। मेरे को वर्ड समझ आए? आपने रियल लाइफ में हो सकता है लीज सुनी हो, नॉर्मल सिनेरियो आपने यही सुना होगा कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर हो ही जाती है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं होता। लीगल ओनरशिप में ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म और मे नॉट ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। मींस अगर लीज टर्म के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, लीगल ओनरशिप, तो फिर एसेट लेसी के पास ही रह जाएगा
और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर एसेट कहाँ से कहाँ वापस आ जाएगा, लेसी से लेसर के पास वापस आ जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग द लीज टर्म बैंक लीगली कभी भी लेसी के नाम एसेट ट्रांसफर नहीं करता, वो सिर्फ यूज करने का राइट ट्रांसफर करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब अपने पास जरा नोट्स रख लेंगे जो कल हम एक नोट्स पढ़े थे, सेकंड पेज पे आते हैं, तो 2-3 डेफिनेशंस वहां देख लें। पढ़े जरा फर्स्ट लाइन, लीज क्या होती है? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब लीज टर्म, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, एंड इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन का मतलब इंस्टॉलमेंट्स, ये जो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आने, मुआवजा मिलना ना, किसको, किसने मुआवजा देना? लेसी ने लेसर को। ये बेटा मेरे साथ आपके साथ शेयर किए मैंने, आप मेरे साथ जरा। देन बेटा हमने बिजनेसेस के एंगल से डिस्कस करना है, तो एसेट जो है वो कोई भी लीज पे हो सकता है, वो कोई मशीनरी भी हो सकती है, तो फर्नीचर भी हो सकता है, व्हीकल्स भी हो सकती हैं। तो एसेट्स डिफरेंट टाइप के लेसर से लेसी लीज पे ले सकता है। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पढ़ते जाए नेक्स्ट। लेसर कौन होता है? दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। और फिर लेसी कौन होता है? दैट ऑब्टेन्स द, मतलब प्रोवाइड्स एंड ऑब्टेन्स का बस डिफरेंस है, बाकी सेंटेंस सेम है। जो एसेट देता है दैट इज लेसी, सॉरी लेसर, और जो एसेट ऑब्टेन करके यूज कर रहा है वो लेसी। एसेट यूज कौन कर रहा है और इंस्टॉलमेंट्स कौन रिसीव कर रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 के डाटा की बेस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। पेन हाथ में रखें जरा, मेन चीजें कुछ हाईलाइट कीजिएगा। आपने सिर्फ कंसंट्रेशन से सोचना है, पता आपको सारा कुछ है, आइडिया मैंने देना है। सपोज ऑन 1 जनवरी 2000, फर्स्ट क्वेश्चन, company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company. इस मशीन का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1 जनवरी 2000 अंडर अ लीज। कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 7710। कैश प्राइस का मतलब अगर अभी मार्केट से जाके इस मशीन को खरीदा जाता तो 7710 की ये मशीन थी, while the amount to be paid was 10,000। अब 7710 क्या है और 10,000 क्या है? कैलकुलेटर पकड़े, इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस कैलकुलेट करें। आज खरीदेंगे तो 7710 का है, लेकिन लीज कॉन्ट्रैक्ट में 10,000 टोटल देना, तो जो डिफरेंस है 2290 क्या होगा? ये इंटरेस्ट। लेसी नहीं होंगे, पैसे इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं और पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर वो जो टाइम बेसिस पे लेसर लेसी से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये इंटरेस्ट किसकी इनकम होगी और किसका एक्सपेंस होगा? लेसर की इनकम बनेगी और लेसी का एक्सपेंस होगा। क्लियर है प्लीज? 2290। थर्ड लाइन, द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट। हाँ जी, एग्रीमेंट के मुताबिक नंबर 1 2000 रुपीज देने हैं डिपॉजिट के तौर पे, एंड द बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन। अब बैलेंस कितना बच जाएगा? 10,000 टोटल है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 2000 डिपॉजिट के तौर पे शुरू में दे देना है, बाकी फिर 8,000 बचेगा। उस 8,000 के एंगल से फोर्थ लाइन में इज टू बी सेटल्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2000। 10,000 के टोटल अमाउंट है, 2000 एडवांस में डिपॉजिट है, रिमेनिंग बच जाएगा 8,000, और 8,000 भी 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अगर पे करना है तो वो भी फिर 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या बता रहा है? एग्रीमेंट डेट है 1 जनवरी। तो क्या ये एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स हैं या एडवांस में? पहला एक डाउन पेमेंट के तौर पे शायद डिपॉजिट भी है, लेकिन उसके बाद जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एरियर्स मींस एंड ऑफ ईच ईयर रिस्पेक्टिवली लग रही हैं। चलता रहो आगे। द चार्ज ऑफ 2290 जो अभी आपने कैलकुलेट किया था रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम, कैलकुलेटेड, यहाँ सेंटर लाइन करना जरा, कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। 15% एक रेट दिया और आगे उसने कहा ये कैलकुलेट हुआ है रिमेनिंग बैलेंस पे,
तो ये इसका आपको आइडिया है बोरिंग कॉस्ट में। तो मैं ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन करवाए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। Depreciation on the plant is to be provided at the rate of 20% per annum on a straight line basis फिलहाल and assuming real residual value। आखिरी सेंटेंस में अंडरलाइन करना। Ownership of the asset is expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term। जो ownership is expected to be transferred है तो इसका हमेशा मीनिंग ये होता है कि अब लीगल ओनरशिप की बात हो रही है। फिजिकली एसेट का किस दिन लेसी के पास आ जाएगा? डेट ऑफ एग्रीमेंट मींस लीज टर्म के स्टार्ट पे आ जाएगा। लीज टर्म में लेसी ही यूज करेगा। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब लीगल ओनरशिप मींस नाम भी एसेट लेसी के होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जब लीज टर्म कंप्लीट होगी तो एसेट की ओनरशिप मींस, समझ आ रही मेरी बात? लीगल ओनरशिप मींस कौन किसके नाम कर देगा? तो लेसर लेसी के नाम एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इस एसेट को ट्रांसफर कर देगा, नाम इस कर देगा लीज टर्म के कंप्लीट होने पर। तो ये डेटा है छोटा सा, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा, एक एक करके समझते हैं जरा। सबसे पहले कहता है कैलकुलेट द लीज पेमेंट्स, उसके एब्रिविएशन बना रहा है, और देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। रजिस्टर खोलें। एक एक चीज प्लीज समझ के करनी है, शायद एक दो क्वेश्चंस के बाद बाकी सारी चीजें आप इंडिविजुअली भी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जी। हेडिंग लिखें जी, रिक्वायरमेंट है लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। लीज पेमेंट्स का मीनिंग होता है पेमेंट्स टू बी मेड ओवर द लीज टर्म। पेमेंट्स टू बी मेड ओवर द लीज टर्म, वो पैसे जो लेसी ने लेसर को स्टार्ट ऑफ द लीज से लेके एंड ऑफ द लीज तक पे करने हैं इस लीज एग्रीमेंट के मुताबिक, वो सारे पैसे कहलाएंगे लीज पेमेंट्स। किसने किसको कब से कब तक? लेसी ने लेसर को जो पैसे देने लीज के कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट से लेके एंड तक, इन अदर वर्ड्स लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पैसे देने वो सारे पैसे कलेक्टिवली कहलाते हैं लीज पेमेंट्स। अपना क्वेश्चन देखें जरा, डाटा देखें, बताएंगे कोई लीज पेमेंट्स नजर आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बहस है, तो बताएंगे कितनी लीज पेमेंट है? हिम्मत 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 हिम्मत, सोचा जरा। 10,000 क्या है? यही लीज पेमेंट्स है, लेकिन जैसे उसका एक ब्रेकअप है वो जरा मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ। क्या वो 10,000 इकट्ठा ही देना है? वो कैसे देना है उसको मैं थोड़ा सा डेट्स के एंगल से जरा स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। तो जरा डेट्स के एंगल से जरा क्वेश्चन देखें अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहला 2,000 है 10,000 में, वो किस दिन देना है? 1 जनवरी 2000 पे फर्स्ट 2,000 रुपीज डिपॉजिट के तौर पे देना है। देन फिर एरियर्स में 31 दिसंबर 2000 ही पहला ईयर एंड बनेगा। एक सेकंड बेटा, पहले देखने का फिर लिख लीजिएगा। टोटल 10,000 में से 2,000 तो डिपॉजिट है, और फिर अब जो रिमेनिंग 8,000 बच गया है उसको हमने 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में जो देना था स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2000। तो 31 दिसंबर 2000 पे एक और 2,000 की अमाउंट डिक्लेयर हो रहा है। 2,000 कैसे बना? 8,000 डिवाइड बाय 4 सिंपली। नेक्स्ट डेट बोले, सॉरी 2001 एंड सो ऑन 31 दिसंबर 2002 एंड 31 दिसंबर 2003। तो टोटल वही है 10,000 क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन मैंने जरा डेट्स के एंगल से जरा इसलिए स्पेसिफाई कर दिया ताकि फिर आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग भी करवा सकें। लिख लें जरा। ये मुबीन जरा नोट शेयर हो गए, ये जरा बता दो जरा।
तो अगर कभी लीज पेमेंट्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन देखेंगे और लीज के स्टार्ट से लेके लीज टर्म के एंड तक जो पेमेंट्स नजर आ रही होंगी उनको सिंपली इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और से सोच के बताइएगा जरा, क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? क्या इस 10,000 में इंटरेस्ट है? इसमें बेटा इसका अगर ब्रेकअप करना चाहे तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है। किससे बोला मैंने प्रिंसिपल अमाउंट? 7710 प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो देनी ही देनी थी चाहे आज भी खरीद लेते, लेकिन उससे ओवर एंड अबव 2290 इंटरेस्ट भी है। तो इसका अगर ब्रेकअप सोचा जाए तो इसमें प्रिंसिपल 7710 और 2290 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट मौजूद होता है, क्योंकि जब पेमेंट्स करनी है लेसी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसने फिर इंटरेस्ट भी लेसर को पे करना है। देन इसी रिक्वायरमेंट का एक दूसरा हिस्सा भी है, लीज पेमेंट्स के साथ साथ आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स भी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब जो हमने लीज पेमेंट्स लिखी हैं उन्हीं की मुझे अपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करवानी है। जी प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करवाएं जी, कैसे करो? कल बात हुई है सर जी, कल बात हुई है। 10,000 की अमाउंट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। और 10,000 यार कमाल हो गए। 10,000 अगर 4 साल बाद इकट्ठा ही पे करना होता तो फिर अगर एक अमाउंट ही 10,000 की 4 साल 5 साल बाद पे करनी होती तो फिर तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते डिस्काउंटिंग का। लेकिन ये पैसे अब इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं, डिफरेंट डेट्स पे जा रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या करूं? एनईपी तो बेटा ठीक है, लेकिन जरा अभी ब्रेकअप जो ऊपर बनाया हुआ रजिस्टर में जरा देखें जरा गौर से, क्या जो पहला 2,000 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज ही होगी? तो आज ही है इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे, बाकी फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स ऐसी रह जाएंगी जिनकी प्रेजेंट वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है। तो क्या इन नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स के लिए एन्युटी यूज हो सकता है? डिस्काउंटिंग भी वैसे यूज हो सकता है लेकिन टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, 4 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। तो पहली अमाउंट 2000 की एज इट इज आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू में, और बाकी फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। जरा वर्किंग खुद से लिखें, जरा मैं भी लिखता हूँ। करें वर्किंग लिख के करें, कैसे करेंगे? फर्स्ट 2000 सेपरेट अलग, एंड देन एन्युटी का अगर फॉर्मूला लगाना हो तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, 4 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें से एक अमाउंट सेम इंस्टॉलमेंट्स, और फार्मूला फाइनल करें जहन में, 1 माइनस 1 प्लस रेट 15% है तो 0.15 हो जाएगा, माइनस 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनकी हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, एंड डिवाइड बाय 0.15। 7710 क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स है, जो डेफिनेटली किस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन के बराबर आ रही है। ये फिगर आपने थोड़ी देर पहले भी देखी गई, वही 7710 जिसे मैंने शायद प्रिंसिपल बोला था। कंप्लीट करें प्लीज इस वर्किंग में मसला। वर्किंग बड़ा सबको क्लियर है प्लीज? पहला 2000 अलग हो गया और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स की मैंने एन्युटी के से वर्किंग की है। एनी क्वेश्चन? देन ये जो 7710 बेटा आंसर आया ना, इसको भी जरा थोड़ा सा और लॉजिकली जरा क्लियर कर लें। यही 7710 आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस भी दी हुई है। एक सेकंड जरा अपने आप एक लेसी समझ के जरा सोचें। एज अ लेसी आपने ये एग्रीमेंट किया है बैंक से, आज के मुताबिक
प्रेजेंट वैल्यूज के मुताबिक आज 1 जनवरी 2000 को आप ये एसेट कितने का ले सकते थे? तो ये जो 7710 हमारा आंसर आया, ये कैश प्राइस से मैच करना कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। 7710 भी आज की कैश प्राइस है और ये 7710 भी आज ही की वैल्यू है उन अमाउंट्स की जो हमने फ्यूचर में पे करनी है। अगर आज हम पे करते तो 7710 ही देते, लेकिन क्योंकि हमने ये पैसे आज की बजाय इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं, इसलिए हमें कुछ ओवर एंड अबव 2290 भी इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ रहा है। बात मेरी समझ आइए प्लीज। आपके पास आज पैसे होते, आप कहाँ जाते, कितने का खरीद लेते? 7710 खरीद लेते। लेकिन अगर आप आज सारा पे नहीं कर रहे और टाइम बेसिस पे 4 सालों में पे कर रहे हैं, तो फिर आपको जो टाइम बेसिस की वजह से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, वही फिर इंटरेस्ट है। तो टोटल जो 10,000 है उसका फाइनली ब्रेकअप 7710 इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ 2290 इज इंटरेस्ट विद इन दिस लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आ रही हो? इंटरेस्ट बेटा अगर हम थोड़ा सा लोन जहन में लाते हैं ना मेरा, हम जरा पहले सिंपल वर्क बात कर लेते हैं। अगर आप बैंक से लोन लें तो फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का लोन है, तो लोन लेके कैश डेबिट, लोन क्रेडिट एक एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो क्या कहता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो कहता क्या है कि आप ये जो पैसे हैं आपने मुझे टाइम बेसिस पे देने, बाद में देने। वो जो टाइम बेसिस की वजह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, या वो कहता है जो मेरा उसमें अपनी इनकम है, जो मैंने पैसे आपको दिए मैं उस पर इनकम कमाना चाहता हूँ। तो ये असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इन्फ्लेशन भी इसमें होती है और बैंक अपना इसमें प्रॉफिट भी होता है। लेकिन वो मैं जरा डिटेल में MFA की बहस है ये, तो सिर्फ मैंने आपको आइडिया दिया। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है इसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट भी होता है और इसमें बैंक का फिर अपना भी प्रॉफिट शामिल होता है। तो वो सिंपली, लेकिन आपने शायद ये वर्ड्स पहले से भी सुने होंगे जो मैं इस वक्त बोलना चाह रहा हूँ, टाइम बेसिस की वजह से। अगर आज आप पैसे दे सकते हैं 7710 दें, लेकिन अगर आप पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो टाइम की वजह से जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे की जा रही है वो फिर इंटरेस्ट है, जो लेसी का एक्सपेंस होगा और लेसर की इनकम होगा। ठीक। जी बेटा, वो मैं अभी एंट्रीज में डिस्कस करता हूँ। एंट्रीज में मैं डिस्कस करता हूँ। फाइनली मैं जो यहाँ तक बात मैंने की है वो काइंडली जरा मैं एक मिनट दोबारा एक्सप्लेन कर लूँ। लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है जी? लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट है सर, और उसके अंदर से अगर इंटरेस्ट निकाल लिया जाए प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट है, ऐसे ही नहीं है, और प्रेजेंट वैल्यू में नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स? इंटरेस्ट नहीं, मतलब इन दोनों, सॉरी मैं क्वेश्चन जरा रीड्राफ्ट कर लेता हूँ। इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस क्यों है? इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, बाकी उसकी बेटा मैं अभी अकाउंटिंग डिस्कस करता हूँ। जी एनी अदर कंफ्यूजन जी? सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ें, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अच्छा, इनिशियली हमने अपनी डिस्कशन को जरा लेसी के एंगल से फोकस रखना, लेसर की भी इंशाल्लाह बहस पे बाद में करनी है, फिलहाल लेसी ही जहन में रखिएगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 एंड 2001। आए कुछ एंट्रीज लिखें। बी रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। थोड़ा सा जर्नल का फॉर्मेट बना लें जर्नल एंट्रीज के लिए। डेट, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है?
हेल्प करें, क्वेश्चन देखें, बताएं कि फर्स्ट रेलिवेंट डेट लगाएं, एक मिनट जरा सोचें किस डेट पे क्या करूं। फर्स्ट जनवरी 2000 करना है इस दिन कुछ। क्या करेगा लस्सी? हुआ क्या है? लस्सी के पास एक एसेट आएगा, लस्सी को कोई काउंटिंग करनी चाहिए। लस्सी ने एसेट खरीदा तो है नहीं है, क्या है ये एसेट आ गया है, खरीदा होता तो क्या एंट्री करते हैं। ये बेटा तकरीबन अगर हम थोड़ा सा गौर से सोचें तो वैसी सिचुएशन बन गई जैसे क्रेडिट परचेज होती है। ये मशीन लेसी के पास आ तो गई है लेकिन पैसे उसने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। तो मशीन तो आ गई है लेकिन उसकी मशीन लेने से लेसर की तरफ एक लीज की लाइबिलिटी बन गई। कुछ मेरी बात समझ आ रही? क्रेडिट परचेज में नॉर्मली ये होता है कि पैसे शायद एक ही दफा एक ही गो में इकट्ठे देने होते हैं, लेकिन यहाँ लीज में बस डिफरेंस शायद ये है कि ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे करने हैं। तो लेसी को एसेट तो मिल रहा है लेकिन इमीडिएटली वो पैसे सारे नहीं दे रहा, वो कुछ पैसे शायद अभी दे रहा है, फिर बाकी पैसे उसने इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। तो लेसी हमेशा डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जब लीज स्टार्ट होगी तो डबल एंट्री करेगा। एक मिनट मुझे जरा बात पूरी करने दीजिएगा। डेट बताइए आपके जहन में क्या आ रही है? ये बड़ा वो सारी बात करता हूँ मैं, जरा जस्ट एक मिनट। फर्स्ट जनवरी 2000, फर्स्ट जनवरी 2000 पे लेसी के पास एक एसेट आ रहा है, तो एसेट लेसी डेबिट कर लेगा और एक पेएबल टू लेसर क्रेडिट कर लेगा। बात समझ आती? लेकिन क्योंकि ये लीज्ड एसेट है या ओन्ड एसेट है, इससे थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे, परेशान हुए बगैर पहले सुन लीजिएगा जरा वर्ड्स। राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से डेबिट हो जाएगा। राइट ऑफ यूज, अब इस केस में हमारी मशीन है, अगर कोई व्हीकल होती तो क्या वर्ड्स आ जाते हैं? राइट ऑफ यूज व्हीकल, राइट ऑफ यूज प्लांट वगैरह वगैरह, जो भी एसेट है उसके साथ राइट ऑफ यूज वर्ड्स क्यों लगे? मतलब लेसर ने इस एसेट को यूज करने का राइट लेसी को दिया। तो अगर अपना एसेट होता तो सिंपली वर्ड्स क्या आते हैं, लेकिन अगर लीज्ड एसेट आता, लीज्ड एसेट होगा तो लेसी वर्ड्स यूज करेगा राइट ऑफ यूज एसेट, जो इस केस में मशीन थी, मैंने इसलिए एसेट की जगह मशीन वर्ड लिख दी है। और अब जब पेएबल टू लेसर होगा उसके लिए लीज के स्टैंडर्ड में वर्ड्स होते हैं लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन डेफिनेटली लीज लायबिलिटी क्रेडिट सिंपली मींस पेएबल टू लेसर की बात कर रहा हूं। ठीक है प्लीज जी, एक मिनट। ये मैंने एंट्री डेफिनेटली इस स्टेज पे कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है, 2000 शायद वो दे भी रहा है, लेकिन अगर हम अलग-अलग दो हिस्सों में फिलहाल सोच लें, बाकी अब कंपाउंड कहेंगे तो वो भी कर लेते हैं। जस्ट एट द टाइम ऑफ लीज एक एसेट आ गया है और उसके पैसे देने हैं। डेफिनेटली आपके जहन में बिल्कुल ठीक सिचुएशन आ रही है कि इसी डेट पे फिर ये भी हुआ है कि 2000 का डिपॉजिट दे दिया, जिससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी कम होगी। लेकिन मैंने ये एंट्री जस्ट उस वक्त की है जैसे ही एसेट आया, और डेफिनेटली उसी दिन फिर क्या हुआ कि 2000 पे हो गया, जिससे लीज लाइबिलिटी भी सेटल हो जाएगी। मैं जरा दो हिस्सों में इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बात सही तरह समझा सकूं। मेरी ये एंट्री एग्जैक्टली किस वक्त है, जब एसेट आया और अभी कुछ नहीं दिया, लेकिन डेफिनेटली इसी दिन जब आप 2000 पे कर देंगे तो उससे फिर आपकी जो लीज लाइबिलिटी है वो कम होकर आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो वो इंशाल्लाह मैं सेकंड एंट्री लिखता हूँ इसी डेट पे। जब आप बात समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम एक कंपाउंड एंट्री भी लिख सकते हैं। शायद सारी लाइबिलिटी क्रेडिट इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, हम उसमें से 2000 से कम करके भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एट द टाइम ऑफ लीज एग्रीमेंट जैसे ही एसेट आया, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट हुआ और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी मैंने। तो एक सेकंड के लिए जो हम ऊपर आपने जो वर्किंग की थी लीज पेमेंट्स की, उनको जस्ट एक सेकंड के लिए जरा अगर जहन से निकाल दें, बाकी डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स की भी फिर वर्किंग होनी है, मैं सारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
मैं चाहूंगा पहले जरा इनिशियली ये जो मैंने एंट्री की ये सबको समझ आ गई। ये सिंपली सर ये एंट्री एसेट डेबिट है और पेएबल क्रेडिट है। लेकिन अगर लीज्ड एसेट है तो क्या वर्ड्स हो गए? राइट ऑफ यूज एसेट, और एसेट का नाम भी इस वक्त मशीन था, और लीज लाइबिलिटी जो मैं क्रेडिट कह रहा हूँ ये पेएबल ऑफ लेसी है टुवर्ड्स द लेसर। एनी कंफ्यूजन? चले पहले यहाँ तक वर्ड्स लिखो, फिर इसके मुझे अमाउंट आपने बतानी है, लेकिन पहले ये वर्ड्स लिखना। ये अब क्वेश्चन का डाटा दोबारा देखें आप लोग, सब कुछ अपनी वर्किंग्स भी सामने रखें, अमाउंट बतानी है मुझे, और प्लीज सब लोग ओपिनियन दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। कैश वाली एंट्री से परेशान ना हो, अगर आप जरा परेशान हो रहे हैं तो मैं दूसरी एंट्री साथ ही लिख देता हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कैश यकीनन इस दिन जाना है, और कैश जाने से क्या होना है तो उसकी टेंशन ना लें। जस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट पहले वो एक एंट्री कर लें, और देन पैसे जाने से भाई लीज लाइबिलिटी ने कम होना ही होना है, तो काइंडली पेमेंट करने से जस्ट पहले हमारी लाइबिलिटी कितने से बनी, बस ये आपने मुझे बताना, आपका जहन किस तरफ जा रहा है। अगर फिगर्स बता दें जरा मुझे, और प्लीज सब लोग सोचो जरा। मुझे जो ज्यादा आवाज आ रही है वो 10,000 की है, और बीच बीच में हल्की हल्की आवाज मुझे 7710 की भी आ रही है। इन दो फिगर्स के अलावा अगर कोई फिगर आप बताना चाह रहे हैं। ये कैश डिपॉजिट की एंट्री बताएं। बड़ा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मेरे। सर हुक्म करें, कैसे करूं? कैश डिपॉजिट तो नहीं लिखना यार, कैश क्रेडिट लिखना है, लेकिन इसकी जगह अलग ना करना। नहीं, क्या अलग कर सकते हैं? तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक मिनट पहले अलग कर लेते हैं, फिर और करके इकट्ठा भी कर लेते हैं। ये मेरी आवाज इतनी लेट पीछे क्यों जाती है? ये पिछले 5 मिनट से मैं यही तो कह रहा था, बाकी लोगों तक भी अभी पहुंची आवाज मेरी, ना कर ही है, फिर क्या होगा? क्या ये कंपाउंड एंट्री हो सकती है सर पहली? प्लीज अलग कर लें, लेकिन मुझे आपने प्लीज जरूर याद करवाना, मैंने कंपाउंड भी करनी है। बात पूरी है ये पीछे। बिफोर पेइंग एनी अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी? 7710 और 10,000 के अलावा तो कोई ओपिनियन नहीं है। अब जरा मुझे प्लीज 5 मिनट जरा दीजिएगा, और जिन हजरात का जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा मेरे से, वो जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं दोनों एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे जो ज्यादा आवाज आ रही है वो 10,000 की आ रही है, तो लेट्स अज्यूम ये एंट्री हम 10,000 से कर देते हैं। ये बेटा सही, 8,000 तो बेटा बहस ही में नहीं है अभी। 8,000 तो तब होगा जब आप 2,000 रुपीज शायद पे कर देंगे, ठीक है? तो बिफोर पेइंग एनी अमाउंट हमारी टोटल लायबिलिटी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 10,000 है, ठीक है? तो जिन हजरात का ओपिनियन था 10,000, मैंने 10,000 लिख दिया, लेकिन अब इस 10,000 से एंट्री लिखने में प्रॉब्लम और से सुना जरा। आप सबको पता है इस 10,000 में इंटरेस्ट भी है, लीज पेमेंट्स की अमाउंट आपने बताई है मुझे, इसमें प्रिंसिपल भी और इसमें इंटरेस्ट भी है। अब मशीन के सामने 10,000 अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है इस मशीन की अमाउंट में मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहा हूं। आपको पता है इस 10,000 में 2290 भी मशीन की वैल्यू में जा रहा है, तो क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है?
होता है सर, होता है सर, होता है। प्लीज, बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, लेकिन सिर्फ कब होता है? जब क्वालिफाइंग एसेट हो। और क्वालिफाइंग एसेट कब होता है? जब वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल हो, एसेट बन रहा हो। और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी नहीं होती। थोड़ा थोड़ा मेन कुछ ना कुछ जो मैं बताया करूंगा, प्लीज पिछला याद रखना। यकीनन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, लेकिन सिर्फ तब होती है अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट हो। और क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहा हो फॉर यूज या सेल। तो आप जरा क्वेश्चन देखें, क्या ये कोई व्हीकल, ये सॉरी मशीन जो है ये हमको बना रहे हैं? ये कहाँ से शायद बनी बनाई है? ये लेसर से हमें एज इट इज मिली। तो यकीन इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता था, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट होता तो 10,000 में क्या प्रॉब्लम है डेबिट करते हुए कि इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इसलिए 10,000 की फिगर ठीक नहीं है। इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्लियर है यहां तक? दूसरी तरफ आए, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट है 10,000। क्या इस 10,000 में भी इंटरेस्ट है? ओ सर जी वही 10,000 है ना यार, क्या हो गया, परेशान क्यों है? वही 10,000 है। तो क्या आज ही सारा इंटरेस्ट देना लेसर को लाइबिलिटी बन गया है? या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे अगर पे ना करें तो फिर लाइबिलिटी बनता है? अगर फॉर एग्जांपल हम लीज लाइबिलिटी को 10,000 से क्रेडिट कर लें तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1 जनवरी 2000 का प्रिंसिपल भी सारा हमारी लाइबिलिटी है, और इसी डेट पे जो इंटरेस्ट है वो भी सारा पेबल हो गया है। तो हालांकि इंटरेस्ट जो पेबल होता है वो टाइम बेसिस पे होता है। अब ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन है ना, इसको सही अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम थोड़ा सा लिंक कर लें तो शायद इजी हो जाएगा। कोई बैंक लोन से मिला जरा। अच्छा ये भी हो सकता था, दोबारा जरा क्वेश्चन जरा का डाटा सामने रखिएगा जरा। क्या इसी क्वेश्चन नंबर 1 के इस डाटा में ये हो सकता था कि हम बैंक से लोन ले लेते और मशीन खरीद लेते, फुल कंसंट्रेट प्लीज, रादर देन लीज? क्या ये भी हो सकता था कि बैंक से कोई लोन ले लेते और एसेट खुद खरीद लेते? आप बताएंगे कितने पैसे बैंक से लोन ले लेते? 10,000 ले लेते या 7710 ले लेते? 7710 ले लेते। अगर 7710 का लोन लेते तो काइंडली सोच के बताएं क्या एंट्री करते? कैश डेबिट होता कितने से, और लोन क्रेडिट होता। इस लोन में इंटरेस्ट क्रेडिट भी ना होता, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से लायबिलिटी बनती। और फिर डेफिनेटली जब बैंक को ये लोन वापस करना है तो अगर सेम सिनेरियो में रहे तो विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उस इंटरेस्ट को टाइम बेसिस पे एक्सपेंस बनाएंगे, और जब वो एक्सपेंस अगर सपोज पे ना हुआ हो तो फिर पेबल भी टाइम बेसिस पे बनाते जाएंगे। ये जो 7710 है ये सिंपली अब किस अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं, जो अमाउंट आपका प्रिंसिपल की इनिशियली मिल रही है। अब इस एंट्री को जो राइट साइड पे मैंने आपके लिखी, आपके राइट साइड पे लिखी है मैंने, इसको जरा कंपेयर करें जो एंट्री हम कर रहे हैं, और इसमें डिफरेंस बताएं क्या है। मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं वो अमाउंट छोड़ दें सके। कैश की जगह एसेट आ रहा है, कैश लेने की बजाय हमने एसेट ले लिए, और लोन की जगह हमने कह दिया है लीज लायबिलिटी। वो लोन है पेएबल टू बैंक है, वो लीज लायबिलिटी पेएबल टू लेसर है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है लीज में और नॉर्मल लोन में? कैश लेके एसेट खुद खरीदने की बजाय हमने एसेट ही ले लिया। अच्छा अगर कैश ले लिया हमने और लोन के तौर पे आ गया कैश डेबिट लोन क्रेडिट, तब जब एसेट खरीदेंगे तब क्या होगा? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। अब मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 7710 की मशीन है, हम जाके परचेज कर सकते हैं। अब इन दोनों एंट्रीज को अगर इकट्ठा देखें तो शायद क्या आके क्या चला गया? कैश नहीं, लोन ना कहिएगा प्लीज, लोन खत्म हो गया, लोन ही खत्म हो गया। बैंक को फोन करेंगे भाईजान लोन खत्म हो गया। कैश आया और कैश चला गया, और उसकी जगह क्या और क्या रह गया? मशीन रह गई और लोन रह गए।
तो अब उस तरफ देखें लेफ्ट साइड पे, वहां हमने क्या लीज के केस में हमने क्या किया, हमने पैसे लेने की बजाय बस सीधी मशीन ले ली और बस उसके पैसे हमने लाइबिलिटी के तौर पर देने हैं। लेकिन जो अमाउंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो विद इंटरेस्ट होनी चाहिए या विदाउट इंटरेस्ट। एसेट की अमाउंट में अगर आप इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे तो वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड है, जो क्वालिफाइंग एसेट ना होने की वजह से सही नहीं है। और जो लीज लाइबिलिटी की अमाउंट है उसमें भी आज इंटरेस्ट पेबल अभी नहीं होगा, इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे इंकर होता है और फिर अगर पे नहीं किया होगा तो फिर लाइबिलिटी बनेगा। सबको क्लियर हो गया प्लीज? ना 10,000 से डेबिट होना चाहिए और ना ही 10,000 से लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट क्यों नहीं होना चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। और 10,000 क्रेडिट भी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो अभी सारा लाइबिलिटी नहीं बना हम जिस डेट पे बात कर रहे हैं। देयरफॉर अब सिंपली आई होप बात क्लियर होगी। आपने जहन में ही रखना है कि लेसी ने इनिशियल जो एंट्री है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की बेस पे करनी है, वो जो शायद वही वर्ड हो जाएगा, लेकिन वो प्रिंसिपल मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की बेस पे लेसी अपनी फर्स्ट एंट्री करता है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है प्लीज? क्लियर हो गया सर? तो बताएंगे फाइनली मैं किसकी जगह क्या लिखूं? बाकी मैंने बहुत सी बातें की हैं, आई होप के वो समझ आ गई हैं, उनको शायद नोट करना जरूरी नहीं है, बस ज़हन में रखिएगा। बाकी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे फिर मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगा। एनी कंफ्यूजन फाइनली? तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ लेसी बिफोर एनी पेमेंट? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। नोट कर लें। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? नहीं फाइनली मेरी डिस्कशन सब क्लियर हो गया? आप सबका आंसर 10,000 ही था मेजोरिटी का जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। एनी कंफ्यूजन सर? जल्दी से लिखना है, मैंने एक और एंट्री करनी है ताकि मैं सेम पेज पे आ जाऊं नौजवानों के साथ। नोटेड है? ये नेक्स्ट डेट बताएं। नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 2000। इस पे क्या हुआ? डबल एंट्री बताएं। डबल एंट्री बताएं। मेरे सामने एक साहब ने कहा प्री पेमेंट डेबिट। नहीं वो भी ठीक है, एडवांस में पैसे हैं, लेकिन क्या लायबिलिटी बनने के बाद पैसे दिए हैं? अब इस पेमेंट के करने से हमारा कोई एसेट बढ़ेगा या कोई लायबिलिटी कम होगा? तो देयरफॉर क्या डबल एंट्री बनी? लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? इस कौन सा 2000? पहले वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं? उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, वो तो डाउन पेमेंट के तौर पे वो प्रिंसिपल अमाउंट ही है, तो लीज लायबिलिटी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। बाकी डेफिनेटली बेटा ये सेम डेट पे दो एंट्रीज हैं। इसको कंपाउंड बिल्कुल किया जा सकता है, और अगर कंपाउंड करके सोचें तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 7710, लीज लायबिलिटी बताएं कितने से क्रेडिट? 5710 रह जाएगा और कैश बीच में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि पहली एंट्री जरा अलहदा से लिख लें ताकि जरा जहन में रह जाए कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी पे एंट्री होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर यूज हो जाए तो ऑब्वियसली एक ही डेट पे दो एंट्रीज हो रही हैं, तो उसको कंपाउंड करना कोई गलत वाली बात नहीं है। ठीक है प्लीज क्लियर? तो इस पेमेंट के बाद हमारी फिर 5710 अब लायबिलिटी रह गई है। एनी कंफ्यूजन फाइंड? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स चले आगे, नेक्स्ट डेट बताएं। बेटा ब्रैकेट में इसीलिए लिखा ताकि याद रहे।
ये 7710 क्या है जिससे एंट्री हुई है? वी हैवंट कैलकुलेट एनीथिंग, हमने कैलकुलेट कर तो लिए। ये रिक्वायरमेंट ए में 7710 कैलकुलेट हो तो गया प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की अमाउंट। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि यहाँ से ऑनवर्ड्स याद रहे कि जब भी आप लेसी की बुक्स में फर्स्ट एंट्री करें तो क्या वर्ड जहन में आने चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की बेस पे एंट्री होनी है। तो रिक्वायरमेंट ए में सॉल्व कर लिया होता है। जी नेक्स्ट डेट प्लीज। सोचे सोचे सर, क्वेश्चन सामने रखें, अपना जहन लगाएं जरा। 2000 31 दिसंबर 2000 वाला ईयर जहन में रख के नेक्स्ट डेट क्या जहन में आती है? 31 दिसंबर 2000 ईयर एंड पे रुकने की वजह देखें सर जी, डाटा गौर से देखें, सजेस्ट करें। ईयर एंड पे रुकने की वजह एक इंस्टॉलमेंट भी पे होनी है, लेकिन एक भाई ने पीछे से बड़ी बेहतरीन बात की है। अपनी फर्स्ट एंट्री देखें जरा, आपने एक मशीन डेबिट की हुई है, क्या इस मशीन की कोई डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे? लेसी लेगा या लेसर लेगा? कौन एसेट यूज कर रहा है? तो लेसी की बुक्स में अब ये मशीन पे डेप्रिशिएट भी होनी है। तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन एंड नंबर 2 फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह लें या 31 दिसंबर 2001 पे 2000 पे हमने 2000 का फर्दर रेंटल देना, पहले डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें। ये समझ आती है बात? डेप्रिसिएशन किस चीज की डेप्रिसिएशन? क्या एंट्री करें? हाँ जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किस अमाउंट का यूज करूं? जिस अमाउंट से एसेट रिकॉर्ड हुआ है 7710 मल्टीप्लाइड बाय रेट दिया हुआ है 20%, रेजिडुअल वैल्यू निल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरा साल ही गुजरा है, अमाउंट बनी 1542। तो लेसी एसेट यूज कर रहा है इस केस में, और देयरफॉर फिर लेसी की बुक्स में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रही है लीज्ड एसेट के अगेंस्ट। एनी कंफ्यूजन? सेम डेट दोबारा लिखें, सेम डेट दोबारा लिखें, और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए थी उसको उसका जरा आंसर एक सेकंड देखें अपने पास। 31 दिसंबर 2000 पे अब वो जो डाउन पेमेंट के बाद फर्स्ट रेंटल है वो पे होना है, ठीक है? उस 2000 में, उस सेकंड 2000 में क्या इंटरेस्ट है? सिर्फ इंटरेस्ट ही है। अब उसमें कुछ प्रिंसिपल भी होगा और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी है, तो अब उसको बेटा सेग्रीगेट करना पड़ता है रेंटल्स में। ये जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को फिर सेग्रीगेट किया जाता है। तो इसके लिए फिर एक छोटी सी वर्किंग की जाती है। आप जरा एंट्री के लिए जगह छोड़ दें 3-4 लाइनें और एक वर्किंग्स की हेडिंग बनाएं जरा। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ प्लीज जरा मेरी बात भी साथ साथ गौर में से सुनिएगा। स्पेस रखें 3-4 लाइनें, वर्किंग्स की हेडिंग लिखें, और एक टेबल बनाया जाता है लीज के इन क्वेश्चंस में फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन। तो हेडिंग बनाएं जरा, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। फाइनेंस चार्ज का यहाँ मतलब इंटरेस्ट है, और एलोकेशन हो रही है, इंटरेस्ट की एलोकेशन होनी है इस टेबल में। तो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, हेडिंग बस लिख के जरा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मुझे बनवा देना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करने में क्या लगाऊं वो जरा समझ लग रहा। इस टेबल का मकसद है, ब्रैकेट में जरा मैं लिख रहा हूँ, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। अब ये क्यों बना रहा हूं मैं? टू सेग्रीगेट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेंटल्स कह लें या इंस्टॉलमेंट्स कह लें। बस हेडिंग बना के साथ ब्रैकेट में ही लिखना, बाकी करना कैसे वो फिर मैं 1-2 स्टेप्स आपके साथ पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आप बाकी टेबल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट्स में हर इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है,
इसको सेग्रीगेट करने के लिए, अलग करने के लिए एक टेबल सॉर्ट ऑफ बनेगा, उसे फिर इंटरेस्ट एलोकेशन टेबल या फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल उसका नाम रखा मैंने। क्या करना चाह रहा हूं उस टेबल में? ये जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है 2000 इसमें कुछ इंटरेस्ट है? हर इंस्टॉलमेंट में कितना है? टोटल तो हमें पता है वैसे पूरा कितना है, लेकिन अब ये 2290 किसी एक साल का है, ये 4 सालों का है, तो इसने ईयर वाइज फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना। तो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ। अब जरा साथ साथ कॉलम बनाने की जल्दी ना करनी कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। पहले मुझे 5-6 कॉलम बनाने हैं, जरा बना लेने दीजिएगा। सबसे पहले कोई डेट्स आ जाएंगी, देन रेंटल्स का एक कॉलम बन जाएगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। दो वर्किंग्स आपने करवानी है, दो इंस्टॉलमेंट्स की तरह। वर्किंग जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स पे जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। डेट, रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। करना बेटा ये होता है कि आपने क्वेश्चन में जो एग्रीमेंट की डेट्स हैं, क्वेश्चन में जो एग्रीमेंट्स की डेट्स हैं, उन डेट्स को ज़हन में रख के ये टेबल बनाना। मीन्स टू से हमारा ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2000। आपको पता है उस दिन हमारा लीज लायबिलिटी का बैलेंस कितना था? पता है यार, अभी तो लिखा है यार। 1 जनवरी 2000 को हमारा लीज लायबिलिटी का बैलेंस क्या था बिफोर पेइंग एनीथिंग? 7710। तो इन अदर वर्ड्स ये टेबल की स्टार्टिंग डेट होती है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, और इसका स्टार्टिंग बैलेंस वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट से आपने अपनी लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया है। क्या क्या बोला मैंने? डेट कौन सी होती है? जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है, और उस डेट के सामने आपका बैलेंस कौन सा आएगा? जिस अमाउंट से हमने लायबिलिटी को क्रेडिट किया, विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। उस दिन इंटरेस्ट देना भी हमारी लायबिलिटी नहीं था, आज लायबिलिटी नहीं था, वक्त के साथ साथ लायबिलिटी बनेगा। देन फिर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट नेक्स्ट सेम डेट पे ही फर्स्ट डाउन पेमेंट जब हुई तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था या था? तो अगर इंटरेस्ट नहीं था तो वो 2000 सारा का सारा प्रिंसिपल ही था, और 7710 में से जब ये प्रिंसिपल पे हो गया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी 5710 रह गया। समझ आया किसी को? स्टार्ट कहां से हुई थी लायबिलिटी? 7710 से। पहले ही दिन 2000 दे देने से लायबिलिटी 5710 रह गई। इंटरेस्ट में जो डैश है क्लियर है? डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं था। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, नेक्स्ट डेट रेलिवेंट है 31 दिसंबर 2000। उस दिन भी एक 2000 की इंस्टॉलमेंट है। क्या इसमें इंटरेस्ट है? अब इसमें इंटरेस्ट भी है और इसमें प्रिंसिपल भी है। तो अब इसको सेग्रीगेट करना हमने, तो इसकी सेग्रीगेशन अब कैसे होगी? नहीं, अब मेरे जरा एक सेकंड, मेरे वर्ड सुनने आपने गौर से। रेट ढूंढने, जरा कोई इंटरेस्ट रेट दिया? ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये किससे मल्टीप्लाई होता है? हाँ जी, बोरिंग कॉस्ट ऑफ काइंडली थोड़ी ज़हन में लाया जरा। वो जो हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन होता है उससे फिर रेट मल्टीप्लाई होता है। तो जरा बैलेंस का कॉलम देखें। 7710 हमारी लायबिलिटी थी, लेकिन पहले ही दिन 2000 पे हो जाने के बाद हमारी लायबिलिटी 5710 रह गई। फिर वो 5710 की लायबिलिटी 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक अनचेंज रही है। 15% जो आपके क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई थी, सॉरी परसेंटेज लिखी हुई थी, उसके बाद मैंने एक लाइन आपको अंडरलाइन करवाई थी, वो जरा गौर से जरा कैंडी पढ़े जरा मेरे साथ। ये इंटरेस्ट रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी से होता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से 40 लाख लोन लिया है और उस लोन में से कुछ वापस नहीं किया, तो एक साल बाद उस 40 लाख पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर उसमें से फिर 20 लाख आपने वापस कर दिए तो अगले साल का इंटरेस्ट आप रिमेनिंग 20 लाख पे, उसमें से अगर 5 लाख पे कर देंगे तो जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी रह जाएगा, रेट उससे मल्टीप्लाई होकर आप इंटरेस्ट की वर्किंग करते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कुछ वर्ड याद आ जाएंगे?
मल्टीप्लाइड बाय रेट, और फिर अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस पे टाइम पीरियड आप कंसिडर करेंगे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, प्लीज गौर से सुने, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी थ्रू आउट द ईयर? वो कौन सी अमाउंट लायबिलिटी की एज इट इज रही साल के शुरू से लेके एंड तक? अगर फॉर एग्जांपल 2000 इनिशी पे ना होता तो 7710 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहता, तो उससे हमने रेट मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आपने बैलेंस के कॉलम में जाना, तो 5710 रेट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 15%, सॉल्व करें जरा काइंडली। अब राउंड ऑफ प्लीज कीजिएगा वेयर एवर इज नेसेसरी, रुपीज में राउंड ऑफ कर दें। 8857 अब क्या है, किस साल का इंटरेस्ट है, 2000 वाले साल का इंटरेस्ट है। एक सेकंड पेशेंस प्लीज, प्लीज पेशेंस। ये अमाउंट आई किसको मल्टीप्लाई करके है, बैलेंस इनटू रेट, किस कॉलम्स में मैंने लिखी है, इंटरेस्ट के कॉलम में। अब इससे पीछे 2000 की इंस्टॉलमेंट होने दरा, उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी था और इंटरेस्ट भी। अब इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट अब कैसे कैलकुलेट करूं, 2000 माइनस 857 तो इज इक्वल टू 1143। प्लीज सेग्रीगेशन समझ आ गई? 5710 इंटू रेट से इंटरेस्ट आया, रेंटल की अमाउंट में से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, और 5710 में से जब ये प्रिंसिपल 1143 लेस हो जाएगा तो रिमेनिंग प्रिंसिपल मुझे कैलकुलेट कर देंगे, 4567। प्लीज कुछ क्लियर है सर? 4567 समझ आ गया कैसे है? इस 5710 में वापस आए जरा, या बल्कि 7710 पे चले जाए। इनमें इंटरेस्ट तो नहीं है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है, इसलिए अगर आपने गौर किया हो तो मैंने 5710 में से इंस्टॉलमेंट नहीं प्रिंसिपल अमाउंट लेस करके रिमेनिंग प्रिंसिपल कैलकुलेट किया। एक मुझे जरा आपके वर्किंग और करवा दें। नेक्स्ट डेट बोला 31 दिसंबर 2001 की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 2000। इस साल मींस 2001 का इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूं, मल्टीप्लाइड बाय 15%, 685। क्लियर है प्लीज? बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूं, 2000 माइनस 685, 1315, 1315, जस्ट अ मिनट। और 4567 में से अगर 1315 का प्रिंसिपल लेस हो जाए 31 दिसंबर 2001 पे, तो 3252 का हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे रिमेनिंग रह जाएगा। कुछ क्लियर हो गया सबको? तो ग्रेजुअली जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स पे होती जा रही हैं, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट से हमारी लीज लायबिलिटी कम होती जाएगी। मैंने 2 साल तक की वर्किंग कर दी है, पता भी और कितने साल होनी है, अभी 2 रेंटल्स और रह गए ना, तो यहां तक भी कंप्लीट करें और उसके बाद आगे भी जाने की कोशिश करें। और एक एक लाइन का इधर आप लोग छोड़ के लिखिएगा, एक एक लाइन जरा छोड़ के खुला जरा टेबल बनाते हुए। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कैसे वर्किंग कर रहा हूँ?
प्लीज फिगर्स लिखते हुए सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट फेज कंप्लीट करना है, सेम कॉन्सेप्ट आप ट्राई करें। Any confusion in the working? दिखाएगा जरा फिगर्स, ये नेक्स्ट 2002 वाली 1740 या अल्लाह, राउंडिंग ऑफ से बचा नहीं, जो आ रहा बस वो लिखवा रहा 17 जान रही है 26 असल मसला तो अब आया। मुझे कह रहे रोना की वजह से खुद परेशान हो गई यार। नहीं सामान इसके लिए कैलकुलेटर भी 2 चाहिए। 261 यार, नहीं वैसे ऊपर वाली फिगर्स ठीक है। जी बड़ा ये टेबल प्लीज बनाना सबको आगे फ्रेंडली। एनी कंफ्यूजन? अप्रॉक्सिमेटली ठीक है फिगर्स? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन बेटा लॉजिकली अगर सोचा जाए तो इस टेबल में एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फाइनली बैलेंस अप्रॉक्सिमेटली 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब सारी इंस्टॉलमेंट्स हमने पे कर दी हैं तो उसके बाद फिर कोई भी हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो 1 रुपीज का शायद डिफरेंस आ रहा है, जस्ट शायद हमने कुछ रेट्स को बीच में कहीं राउंड ऑफ किया हुआ है, वरना अप्रॉक्सिमेटली इस टेबल का आंसर फाइनली तकरीबन 0 होना चाहिए। ठीक हो गया प्लीज? एनी कंफ्यूजन? वाई शुड बी 0? जब सब कुछ पे कर दिया है तो फिर लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए। तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस अमाउंट से लायबिलिटी क्रेडिट हुई हो वो बैलेंस होता है और जिस डेट पे एग्रीमेंट हो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर जो क्वेश्चन के मुताबिक आपकी डेट्स हैं, पेमेंट डेट्स हैं, वो सब आपने लिस्ट डाउन कर देनी है। ठीक है, अब आए जरा वो जगह जहां पे हमने एक एंट्री के लिए स्पेस रखी हुई है, ऊपर देखा जरा 31 दिसंबर 2000 पे इन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारी एक इंस्टॉलमेंट पे होनी थी 31 दिसंबर 2000 पे 2000 रुपीज, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी था।
तो उसमें इंटरेस्ट कितना था वो अलग करने के लिए फिर हमने ये टेबल बनाया है। तो आप इस टेबल में जरा देखें 31 दिसंबर 2000 वाली 2000 की इंस्टॉलमेंट मिल रही सर? उसका क्या ब्रेकअप नजर आ रहा है? उसमें 1143 प्रिंसिपल है और 857 उसमें इंटरेस्ट है। तो अब इस रेंटल की एंट्री क्या करें? पहले जरा अपना टेबल सामने रख के मुझे करवा दें, सही तरह सोच लें, देन आराम से फिर आप लिखते रहिएगा। कैश बता दें कितने से क्रेडिट होगा? नहीं बेटा, जो बैंक है उसने तो पैसे कितने लेने हैं, तो कैश या बैंक जो आपकी पेमेंट हो रही है वो तो 2000 रुपीज ही है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 रुपीज ने बस सेग्रीगेट होना है। तो इसके अगेंस्ट क्या डेबिट होना चाहिए? लीज लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी, डबल वन 43 से, और जब बैलेंसिंग फिगर है 857, अब ये क्या है? ये फिर इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्योंकि हम लेसी की इस वक्त बात कर रहे हैं। बात क्लियर होगी सबको? तो लीज लायबिलिटी डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय द इंटरेस्ट अमाउंट, और कैश क्रेडिट बाय द टोटल अमाउंट। एनी कंफ्यूजन काइंडली प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये आवाज ठीक है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज का इशू तो नहीं? ये बेटा सही था आपका, मेरा स्पेसिफिकली इशू लग रहा था। चलिए रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट बी हो रही है। अभी शायद एक हिस्सा रहता है इसका। नहीं बेटा, एक्सट्रैक्ट से पहले 2 सालों की एंट्रीज मांग रहा है। अभी हमने सिर्फ किस साल की एंट्रीज की हैं? तो नेक्स्ट ईयर एंड हेडिंग लिखें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। बस आप चीजें रेपिटेशन की तरफ जाएंगी। काइंडली क्वेश्चन देखें, अपने एंट्रीज देखें पिछले साल की, हेल्प करें किस किस डेट पे रुक के क्या करूं। एसेट रिकॉर्ड हो गया हुआ है, लीज लायबिलिटी बन गई हुई थी। अब इस साल क्या होना है? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी आनी है और फिर एक सेकंड रेंटल की पेमेंट भी होनी है। इंडिविजुअली करेंगे जरा, ढूंढे फिगर्स, लिखें डेट्स। सेकंड ईयर में जब एसेट यूज होगा तो डेप्रिसिएशन, और सेकंड ईयर के एंड पे नेक्स्ट रेंटल ढूंढने जो आपके टेबल में ब्रेक हुआ हुआ। मेथड स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन के एंगल से तो फिगर शायद सेम ही रहेगी। जी जी लीज लायबिलिटी वाली एंट्री की अमाउंट्स बताएं जी। फिगर्स ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1315
685 and 2000. Any confusion, sir? No. चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे, चलिए स्टार्ट करें इसी रिक्वायरमेंट, पढ़ लें जरा। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 December 2001 and statement of comprehensive income for the year then ended including comparatives। कौन सा साल भी मांग रहा है किस साल के साथ? 2001 के साथ, 2000 भी। आए लिखे हेडिंग्स, प्लीज कंसंट्रेट करें। डेफिनेटली अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए बिजनेस नेम अगर हो तो लिखना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल कंपनी बस लिखा हुआ है, वैसे बिजनेस नेम, कंपनी नेम जैसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर याद करवाएगा। जब एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो तो फिर बिजनेस नेम, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिस तरतीब से उसी में से करो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन 31 December 2001 बेटा मांग रहा है विद कंपैरेटिव्स का मतलब हमें 2001 की फिगर्स भी देनी है और फिर साथ कंपैरेटिव ये 2000 भी प्रेजेंट करना है। ये तो याद है प्लीज? ये जरा फैन स्लो कीजिएगा यार, मुबीन इतना फैन स्लो करिए। जी सर, अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर एंट्री सामने रखें सर। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज प्लीज। वो कर रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में, इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूं। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज सामने रखें सर, लिखना छोड़ दें प्लीज। ट्राई टू विजुअलाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लेसी। पहली एंट्री देखें, कोई राइट ऑफ यूज एसेट कहीं नजर आ रहा होगा? कहाँ? नॉन करंट एसेट्स में। तो पहले राइट ऑफ यूज एसेट लिख लेते हैं। तरतीब वही रखनी है, नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स। वैसे लीज लायबिलिटी भी कोई होगी, आने तो बिस्मिल्लाह पढ़े। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज मशीन, जी बताएं 2000 से शुरू करें, लास्ट ईयर से। या रुक जाए एक सेकंड, जरा देख लो, जरा अलग जरा प्रेजेंटेशन रखना जरा। इनिशियली मशीन कितने पे रिकॉर्ड हुई थी? 7710। अब इसमें से कुछ लेस भी होना है। डेप्रिसिएशन नहीं बेटा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड जरा। तो व्हाट इज द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? एक ही साल गुजरा था तो 1542। तो देयरफॉर 2000 के एंड पे राइट ऑफ यूज मशीन 6168 WDV पे आ रही होगी। पेशेंस दिखाएं जरा। 2001 पे आए, सेपरेट लेजर शायद बनाए हुए हमने, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग क्रेडिट की हुई है। तो 7710 की मशीन एज इट इज है, लेकिन अब 2 सालों की क्यूमुलेटेड, 2 सालों की, 1 साल की, तो 1542 प्लस 3084, ओके। और 2 साल बाद देयरफॉर WDV 4626 हो जाएगी। अब डेफिनेटली इसको ब्रैकेट्स वगैरह में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जरा क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपको जरा दिखानी थी लगा, इसलिए मैं जरा लिख के जरा प्रेजेंट कर दिया। लिखना तो राइट ऑफ यूज मशीन लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन।
Any confusion, please? जी नेक्स्ट जरा देखें, नॉन करंट एसेट्स के बाद कुछ करंट एसेट्स में आना हो। ये फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देख लेना, उससे सारा पता चल जाएगा आपको। डेप्रिसिएशन नहीं आनी तो प्रॉफिट लॉस में आनी है ना यार। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो और कुछ, कोई करंट एसेट्स में, कुछ इक्विटी में, आते जाए आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, लाइबिलिटीज में भी दो अलग लाइबिलिटीज डिस्टिंग्विश करें। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग लिख के जरा दो लाइनें छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज भी हेडिंग लिखें। अब ये जो बेटा सेग्रीगेशन होने लगी है 2000 और 2001 की, इसको समझने के लिए जरा अपने सामने फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल रख लें जरा, और लीज लाइबिलिटी का जो भी ब्रेकअप है ये सारा हम इसे इस टेबल में से ढूंढ लेंगे। इस टेबल में ये सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले काइंडली ये रिवाइज कर लें अपने जहन में, ये करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है आपके जहन में आ रहा है, लेकिन पूरे वर्ड्स शायद ये हैं कि करंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कि जिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आप खड़े हैं, पहले ये डिसाइड करना होता है। जिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आप खड़े हैं, उससे अगले जो 12 महीनों में पैसे जाने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और 12 महीने के बाद जो पैसे जाने हैं वो नॉन करंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टू बी डिसाइडेड कि हम किस ईयर एंड पे खड़े हैं। तो अब हमने कंपैरेटिव भी देना है, तो 31 दिसंबर 2000 पे अगर हम खड़े हैं, 31 दिसंबर 2000 पे खड़े हैं, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब वो पैसे जो 2001 में देने हैं, और नॉन करंट का मतलब जो 2001 के बाद देने हैं। और अगर हम ये सोचें कि 2001 के एंड पे खड़े हैं, तो फिर करंट का मीनिंग क्या होगा कि जो 2000 में देने वो करंट लायबिलिटी होगी, और जो 2002 के बाद देने वो फिर नॉन करंट होगी। तो कंसंट्रेशन से जरा मेरे वर्ड्स पहले सुन लीजिएगा। ये टेबल सामने रखें जरा, टेबल में देख के बताएं 31 दिसंबर 2000 वाले दिन हमारी लायबिलिटी रह कितनी गई है। ये सारा टेबल इसी एंगल से बना हुआ है। स्टार्टिंग लायबिलिटी थी 7710 स्टार्टिंग, फिर पहले ही दिन 2000 पे हो जाने के बाद लायबिलिटी रह गई 5710। जब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2000, तो एक और इंस्टॉलमेंट पे हो जाने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हो गया है 4567। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एज ऑन 31 दिसंबर 2000। तो पहला काम आपने क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। सब ओके है? 4567 is the closing balance as on 31st December 2000। नेक्स्ट स्टेप, क्या ये 4567 सारा अगले साल ही पे हो जाना है? सारा अगले साल बाद ही पे होना है? ना सारा अगले साल पे होना है, ना सारा अगले साल बाद पे होना है। टेबल अगर गौर से हम देखें तो क्या 4567 में से कुछ पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं? किस अमाउंट की तरफ ध्यान जा रहा है? 4567 में से नेक्स्ट 12 मंथ्स में 1315 जाना है। कुछ बात समझ आ जाएगी प्लीज? तो ये जो 1315 है 4567 में से जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाना है, ये फिर हम करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, और जो अगली दो इंस्टॉलमेंट्स का प्रिंसिपल रह जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ना जरा जी, इसके दो वेज है, लेकिन एक मिनट दोनों से तरह से क्लियर करा जरा। 1512 प्लस 1739, ये कब जाना है, किस दिन पे खड़े होके कब जाना है? 31 दिसंबर 2000 पे अगर खड़े हैं
तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद ये दोनों पैसे जाने हैं। तो इनको बेटा अगर आप सम करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 3251 या 52 आएगा। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से अगले प्रिंसिपल्स प्लस कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि जो करंट पोर्शन के सामने बैलेंस आ रहा होता है, क्या कह रहा हूँ, करंट पोर्शन की जो अमाउंट है उसके सामने जो बैलेंस आ रहा होता है, ये टेबल बना इस तरह हुआ है कि वो नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो वैसे कंफर्टेबल हो जाए प्लीज, सम करके 1512 और प्लस 1739 इग्नोरिंग 1 रुपीज राउंडिंग ऑफ का, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी नॉन करंट लायबिलिटी पे 3252 रह जाएगी। ये किस दिन खड़े होकर मैंने डिसीजन लिया, 31 दिसंबर 2000 में जब मैं खड़ा हुआ, पहला डिसीजन मेरा ये था कि क्लोजिंग क्या है, व्हाट इज द क्लोजिंग। अगर आप क्लोजिंग आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो फिर उससे अगली इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल है वो करंट पोर्शन बन जाएगा, तो फिर करंट लायबिलिटीज में आएगा, और जो उससे अगला जो दो रह गए हैं वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में सेग्रीगेट हो जाएंगे। कुछ क्लियर है प्लीज? मेरा ख्याल है एक साल कम से कम आप भी कर लें, शायद बार बार आप नहीं कर सकेंगे, अपने टेबल में जरा एक सेग्रीगेशन कर लें जरा। ये बैलेंस पहले मैंने कैलकुलेट किया एज ऑन 31 दिसंबर 2000, फिर इसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स 1315, ये फिर सीएल मींस करंट लायबिलिटीज में फिगर आ जाएगी, और जो अगली दो फिगर्स हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी, और इन्हीं दो फिगर्स को ऑल्टरनेटिवली सम करने के बजाय हम ये करंट पोर्शन के सामने जो बैलेंस होता है उससे भी नॉन करंट लायबिलिटी का बैलेंस देख सकते हैं। ये वही फिगर आया करेगी, करंट के सामने जो बैलेंस है वो नॉन करंट लायबिलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा हुआ करेगा। ठीक है प्लीज? पहला स्टेप क्लोजिंग फाइंड आउट करें। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो पैसे जाने हैं करंट लायबिलिटीज, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रेजेंट करेंगे। नहीं समझ आया? लिखवा देंगे जरा एक सेकंड एक्सट्रैक्ट्स में। और इसका तरीका ये है कि डेफिनेटली हमें 2000 का भी डिसीजन लेना है, 1 का भी लेना है, मिक्स ना करें, अलग-अलग सालों को सोचें। तो 2000 के एंगल से लीज लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगी जी, लिखवाइएगा 3252, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी वर्ड्स याद आ जाएगा, जैसा करंट पोर्शन ऑफ लोन कोई होता था, करंट लायबिलिटीज में हेडिंग आ जाएगी करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी 1315। जस्ट एक सेकंड जरा दोबारा टेबल देखा जरा, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा 4567। तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स आपको अब नजर नहीं आएगा, उसका ब्रेकअप नजर आएगा करंट में और नॉन करंट। अब आई होप कि अगर क्लियर हो गया है तो 2001 जरा इंडिविजुअली करें। नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट डिसीजन, 2001 का क्लोजिंग अब क्या हो गया है, और देन फिर इजी हो जाएगा, बस क्लोजिंग ढूंढ लेंगे तो उससे अगला करंट हो जाएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगा वो नॉन करंट है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस ईयर एंड पे खड़े होकर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, उस डेट पे पहले क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये लास्ट लाइंस में से कोई लिखवाएंगे जरा 2001 का ब्रेकअप ऑफ करंट एंड नॉन करंट पोर्शन। 1512 करंट हो जाएगा और 1740 नॉन करंट हो जाएगा। ठीक है प्लीज? तो करंट में 1512, 1512 and non current as 1740। ये जो क्लोजिंग बैलेंस पटा है, क्लोजिंग बैलेंस जो है उसमें से फिर आपने ये देखना है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितने पैसे जाने हैं और आफ्टर 12 मंथ्स पे कितने पैसे जाने हैं।
जिस तरह 2001 के एंड पे अगर देखें तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आइडेंटिफाई होगा 3252, ठीक है मिस्टर मुशेर, और उसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स 1512 और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी 1739 कह लें, या करंट पोर्शन के सामने जो नॉन करंट पोर्शन है। क्लियर है प्लीज? जी बशीर सर। जी एनीथिंग एल्स इन दिस एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? जरा देखिए जरा डाटा, कुछ और नहीं है ना इसमें? मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखिए जरा डाटा। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स अभी बनने हैं, लेकिन कोई और चीज आपके ख्याल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? जी इंटरेस्ट 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 पेएबल नहीं है ना लाइबिलिटीज में? इंटरेस्ट पेएबल नहीं आना सर। जी वर्ड बिल्कुल सही है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी अब जरा कंसंट्रेशन से काइंडली सुने। जरा अपना टेबल दोबारा सामने रखें, ये जरा एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए क्या चीजें, क्या क्या डिस्कस हो रहा है। 857 ढूंढे जरा, ये किस साल का इंटरेस्ट है और किस साल पे हुआ? 2000 में। 2000 का इंटरेस्ट 2000 में ही एंड में पे हो गया, तो इसलिए लाइबिलिटी नहीं बना। लेकिन अगर ये 2000 का इंटरेस्ट 2000 में ना पे होता तो फिर यकीनन पेएबल होना था। क्या 2000 के एंड पे अभी नहीं, इसका चार्जिंग जरा देखना है ये डिवाइस बोर्ड पे जरा काइंडली देखिएगा जरा। 2000 के एंड पे 857 रुपीज जो थे इंटरेस्ट के, वो तो 2000 वाले साल में ही पे हो गए हैं। ये ऑफ हो गया। एट 857 जो इंटरेस्ट था 2000 का, वो तो बेटा 2000 में पे हो गया। लेकिन क्या 2000 के एंड पे, 2000 वाले ईयर के एंड पे जो अगले 3 सालों का इंटरेस्ट है, ये पेएबल नहीं? 2000 के एंड पे 857 का इंटरेस्ट तो पे हो गया, देयरफॉर वो तो लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगले 3 सालों का इंटरेस्ट तो पे होना ना। हाँ जी सही वर्ड सही दिए हैं कि 685 जो है वो किस साल का एक्सपेंस है? वो तो है ही 2001 का एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस ही नहीं हुआ तो फिर पेएबल कैसे होगी? पहले एक्सपेंस बनता है, फिर पे ना होने की वजह से लायबिलिटी बनता है। दोबारा जरा 857, 2000 के एंड पे 857 एक्सपेंस बन गया है, पे हो जाने की वजह से पेएबल नहीं है। लेकिन अगर ये पे ना हुआ था 857, तो इसने फिर पेबल्स में जरूर आना था। तो अगले 3 सालों का जो इंटरेस्ट है ये 2000 से रिलेटेड ही नहीं है, एक्सपेंस ही 2000 का नहीं है, देयरफॉर फिर ये 2000 के एंड पे अभी पेबल भी नहीं है। तो पहले एक्सपेंस इंकर होता है और फिर अगर पे ना हुआ हो तो फिर पेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है, तो एम्प्लॉय हायर किया, उसकी सपोज 50,000 पर मंथ सैलरी है, तो क्या जैसे ही उसे हायर करेंगे तो उसकी जितनी अगले सालों की सैलरी बनती होगी वो हिसाब लगाएंगे, ये बंदा कब तक रहेगा, कितना अर्सा हमारे पास काम करेगा, और उस हिसाब से सारा सैलरी का एक्सपेंस पेएबल बना लेंगे। या क्या होगा, वो मंथली काम करेगा, सपोज एक महीना गुजर गया है,
अब खुदा ना खास्ता कि उस महीने के पैसे आपने सैलरी के नहीं दिए तो फिर वो एक्सपेंस नहीं, पहले एक्सपेंस हो गया है और पे ना होने की वजह से पेएबल भी हो गया है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक महीना गुजरा और आपने उसके पैसे सैलरी के पे कर दिए तो देन फिर वो लायबिलिटी नहीं बनी। तो पहले टाइम गुजरेगा, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर होगा, और अगर वो पे नहीं हुआ होगा तो देन पेएबल होगा। तो जो नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट है वो 2000 से रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए वो 2000 के एंड पे पेएबल भी नहीं है। सिमिलरली जब आप 2001 के एंड पे गए तो जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है 685 वो आपका इंकर हुआ, लेकिन वो भी एग्रीमेंट इस तरह से था कि ईयर एंड पे हो गया, तो अगले 2 सालों का जो इंटरेस्ट है वो फिर 2001 का नहीं है, वो फिर अगले सालों में जाके एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है प्लीज। तो इंटरेस्ट पहले इंकर होता है जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, और अगर पे हो गया तो फिर लायबिलिटी नहीं है, और पे अगर ना हुआ होता तो ऑब्वियसली फिर पेएबल्स में इसे आना चाहिए था। ठीक है जी प्लीज, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन? मेरे सामने भी कुछ इंटरेस्ट पेएबल की बातें आ रही थी, कोई और आपके जहन में क्वेश्चन हो? चलिए जरा वाइंड अप कर लें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके एक्सट्रैक्ट्स रह गए। फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, एज ऑन सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ है, आखिरी दिन। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 ही है, लेकिन विद कंपैरेटिव। जी वंस अगेन जरा ढूंढे इधर चीजें, एंट्रीज देखें क्या क्या आना चाहिए। अब डेफिनेटली सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स अगर बना रहे हैं तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन आएगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, लेकिन ये फॉर द ईयर अलग-अलग फिगर्स आएंगे, एक्यूमुलेटेड नहीं। फॉर द ईयर 1542 एक्सपेंस है, इसलिए जरा ब्रैकेट लगा के प्रेजेंट कर रहा हूँ, और रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस तो वैसे पे नहीं हो गया यार, पे होने से एक्सपेंस ही खत्म हो गया है या पेएबल नहीं रहा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इज 857 एंड 685। देख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ, काइंडली आई होप कि क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे। जी करें जी स्टार्ट, टाइम काफी है यार, अभी कल वाला भी काफी टाइम मैंने जाया किया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 सर, ये जरा मुबीन है इधर, थोड़ा सा पंखे फैन जरा स्लो कर दिया, ये बोला जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा स्टार्ट करें जी। वन सेकेंड पेन हाथ में रखें, अब चीजें मैंने सारी तकरीबन डिस्कस कर दी हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर सोचें। मशीन विद अ कैश वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख इज लीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। अब लीज टर्म है जी, 4 इयर्स का एग्रीमेंट है, कैश प्राइस 2 लाख की, एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर nil residual value, annual installments in arrears 7145 payable in arrears अंडरलाइन करना। डिस्काउंट रेट, अब ये इंटरेस्ट रेट के लिए डिस्काउंट रेट भी वर्ड है 16% पर एनम, ब्रैकेट में लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, इसको जस्ट अंडरलाइन करना। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट का मीनिंग इंशाल्लाह थोड़ा सा जरा बड़े हो जाए फिर मैं डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट सिंपली मींस डिस्काउंट रेट की बात हो रही है। अब इसमें इम्प्लिसिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ये फिर इंशाल्लाह लंबी एक वर्किंग करेंगे। फिलहाल डिस्काउंट रेट मींस इंटरेस्ट रेट, और वो 16% दिया हुआ। लास्ट सेंटेंस ध्यान से पढ़े जरा,
लीज commenced on 1st March 2005. First installment is payable on 28 February 2006. सेकेंड लाइन में ऊपर वापस जाए, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 71475 और पेबल एरियर्स में है और एनुअल इंस्टॉलमेंट है। लीज स्टार्ट हुई है 1 मार्च को, देयरफॉर 1 मार्च के बाद एक साल कब पूरा होगा? 28 फरवरी। लेकिन अगर 5 पे एग्रीमेंट हुआ था तो 2006 हो जाएगा एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से, एंड ऑफ द ईयर। तो पहली इंस्टॉलमेंट की डेट हो जाएगी 28 फरवरी 2006, सेकंड की बताएं 28 फरवरी 2007 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लेसी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये किस ईयर एंड में लीज हुई है? 2005 वाले ईयर एंड में लीज हुई है। अकाउंटिंग ईयर किस दिन से स्टार्ट हो रहा होगा? 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा होगा और 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है। क्या ये कोई जरूरी है कि लीज हमेशा अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन हो? तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी पे और लीज एग्रीमेंट हो रहा है 1 मार्च को, तो किसी दिन भी लीज एग्रीमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। ऊपर जाए जरा क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां शायद बाई चांस जिस दिन जिस तरह से अकाउंटिंग पीरियड था उसी तरह से लीव्स का पीरियड भी था 1 जनवरी और ईयर एंड भी 31 दिसंबर आ रहे थे। लेकिन नीचे आप जरा ईयर एंड्स हैं 31 दिसंबर पे और एग्रीमेंट हुआ है 1 मार्च पे और एग्रीमेंट के मुताबिक एक साल बाद पेमेंट बनेगी 28 फरवरी को। ये क्लियर है प्लीज सारी डेट्स? 28 फरवरी बीच में समझ आता है? 28 फरवरी कैसे बना हुआ है? लीज का ईयर एंड, लीज हुई है 1 मार्च को और लीज के मुताबिक एनुअली इन एरियर्स 28 फरवरी बनेगी। आगे शुरू करें। रिक्वायरमेंट है ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज और लेसी की बुक्स में वर्किंग है। टाइम है, कुछ ना कुछ जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। जी बेटा उसकी फिर जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑप्शन होती है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर उसकी जरूरत अगर वो नहीं है तो हमें शायद अकाउंटिंग करते हुए जरूरत भी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इन्फॉर्मेशन हो। इसका मतलब फिर ये है कि शायद वो ओनरशिप ट्रांसफर एंड में नहीं होनी, लेकिन उसका शायद क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है बब्बू सर? जी सर, जनरल एंट्रीज है लेसी की बुक्स में ऊपर एक कंबाइन ही लिखा फॉर लेसी जनरल एंट्रीज। कौन सा ईयर एंड है जी पहला? 31 दिसंबर। टू 2005। जी करें शुरू। एक फर्स्ट एंट्री करवा दें, उसके लिए मेरा टाइम बन जाएगा। जी फर्स्ट डेट बताएं पहले। 1 मार्च 2005। क्या एंट्री पहली? राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, मशीन ही की लीज है फर्स्ट लाइन में, राइट ऑफ यूज मशीन और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट से एंट्री होती है? बस चीजें कुछ फाइनल करें हम। एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स।
एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब लीज पेमेंट्स उसकी प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग उसने लेता तो नहीं मांगी आपसे, लेकिन हमें इस एंट्री के लिए अब करनी पड़नी है। जरूरत तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ही की है, लेकिन लीज पेमेंट्स भी पहले इकट्ठी करवा दो जरा। लीज पेमेंट्स वैसे कहते हैं किसे? जो लीज टर्म पे पेमेंट्स करनी है, ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं ऊपर ढूंढ के पढ़ना दोबारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहे थे, पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म, ऐसे ही ना यार? तो क्वेश्चन देखें आपके सामने, लीज टर्म में कौन सी पेमेंट्स लग रही? एनी डिपॉजिट? उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है, बस क्या नजर आ रहा है? 71475 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एक ही देनी है। तो सिंपली अगर लीज पेमेंट्स निकालनी है तो क्या करें? 71475 मल्टीप्लाइड बाय 4 कहां से आ गया? 4 ईयर लीज टर्म, 4 ईयर्स का एग्रीमेंट है, ना कोई डिपॉजिट शुरू में है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन है कि एंड में को पैसे देने हैं, सिर्फ 4 एनुअल रेंटल्स लग रहे हैं। ये समझ आ गया प्लीज? क्या आंसर आया? 285,900। व्हाट इज दिस? क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट होता है सर, जब पैसे आप देंगे तो उसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन क्या लीज पेमेंट की अमाउंट से एंट्री होनी है? किससे होनी है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की जरा वर्किंग करवा देंगे प्लीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की जरा वर्किंग करवा देंगे प्लीज, करवा दें जरा यार, बाद में लिख लीजिएगा। 71475 के जो रेंटल्स हैं एरियर्स में है या एडवांस में है? क्या सब रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा? अलग-अलग वर्किंग करूं या एन्युटी लगा लूं? वो क्यों? एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है और एनुअल है, तो एन्युटी की वर्किंग हो सकती है। अब इसमें वो डिपॉजिट वाली कोई बहस नहीं है। क्लियर है प्लीज सारे? ये करें वर्किंग। एन्युटी लगाना है तो एक रेंटल की अमाउंट उठाएं, एन्युटी का फॉर्मूला जहन में लाएं, रेट 0.16 है, -4 है, 4 रेंटल्स है, 0.16 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें अब जो आंसर आ रहा है। मेरा ख्याल आ तो नहीं रहा, नहीं आप कर रहे होंगे वर्किंग, मैं तो छोड़ दी। 19,999 आ रहा शायद, लेकिन 0.99 भी है शायद। 6 आ रहा है एंड में, 6 भी है। ये हेल्प मी, क्या लिखो? लिख दो 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बड़ा प्रेजेंट वैल्यू है, कर लेना राउंड ऑफ। एनी कंफ्यूजन? तो एंट्री कितने से करूं? 2 लाख मींस किस अमाउंट से एंट्री होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। छोटी छोटी बातें जरा जहन में रखने की कोशिश करें। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करके ठीक है, बाकी फिर कल इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये ना जैसे मैंने कल कहा वही ना छोड़ दीजिएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए 1-2 दिन अभी शायद होमवर्क नहीं होगा, लेकिन आज काफी बातें हो गई हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 जहां तक हुआ है वो उसको भी रिवाइज कर लें तो जरा अच्छा है। कल इंशाल्लाह 1-2 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं। जी सही साहब, कंडीशन बिल्कुल नहीं करिए, आपका सब बात है तो फिर तो शायद पिछले क्वेश्चन में भी 7710 गिवन था, तो ये गिवन कोई नहीं था। बाई चांस प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारी कैश वैल्यू के बराबर आ रही है इन दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर सईद, तो ये गिवन नहीं है, कैलकुलेट हुई है और कैलकुलेट करके पता चला है ये प्रेजेंट वैल्यू कैश वैल्यू के बराबर ही है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं, हमेशा कंपल्सरी नहीं होता है ये। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन नहीं किसी कराएगा? ये जिन हजरात ने कॉस्ट की क्लास भी लेनी होती है तो काइंडली टाइम पे पढ़ाया करें, आप लोग ज्यादा लेट हो जाते हैं वापस आते हैं।
अल्लाह हाफिज।